हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और जैसा कि आपको टॉपिक में दिख ही रहा है, आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं अब तक, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है, उनके बारे में आज जिक्र करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वीडियो के एंड में कुछ बोनस कह सकते जीके है, बोनस कुछ ट्रिक्स है या कह सकते वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे बाद में बताऊँगा। तो ये बोनस ट्रिक यानी जो बोनस हेल्पफुल जो जीके हैं वो बाद में वीडियो के एंड में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अब देखिए कि वर्तमान में जितने भी संशोधन हुए हैं ना भारतीय संविधान में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ मुख्य जो संशोधन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब एग्जाम, ये जो माहौल है एग्जाम का माहौल है, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पॉलिटिकल चीज रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, पूरा जिक्र है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहला तो ये आपको ध्यान रखना कि सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है ना। तो इसके बारे में देखिए, पंडित नेहरू जी के काल के समय की जब बात करें तो 10 मई 1951 को पेश किया गया था पहला संशोधन का जो ड्राफ्ट है, और 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया। और पास करने के बाद ये एक संशोधन मान गया कि पूरा एक संशोधन हुआ था, जिसमें कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 19 है उसके संदर्भ में कुछ परिवर्तन हुआ था। उसमें भाषण व अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है वो आम व्यक्ति को दिया गया था। तो ये पहले संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण था, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर एक होता है कि सबसे अंतिम जो वर्तमान में जैसे वीडियो अभी जो देख रहे हैं, तो एंडिंग है यानी लास्ट जो नया करंट है संशोधन वो कौन सा हुआ है, तो वो आप ध्यान रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में इसका प्रश्न आया हुआ है 1-2 एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। 126वां संविधान संशोधन 2 दिसंबर 2019 को संसद में लाया गया था, और ये भारतीय संविधान का 104 संशोधन है। मतलब ध्यान रखना, 126वां तो विधेयक था, क्योंकि विधेयक मैंने आपको पहले ही बताया कि विधेयक है वह दोनों सदनों में पास होने के बाद ही वह कानून का रूप होता है, या संविधान है तो वह संशोधन पूर्ण माना जाता है। तो ये जो ड्राफ्ट है, ये 126वां ड्राफ्ट था जो संसद में आया था, और ये पारित होने के बाद कौन सा रूप, मतलब कौन सा नंबर का ये संविधान संशोधन हो गया, 104। अब 104 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप ध्यान रखें क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया, और लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा में ST SC के लिए जो आरक्षण है वह जो 2020 को ख़त्म हो रहा था उसकी 10 साल और बढ़ा दिया गया है। जो आरक्षण 2020 को ख़त्म हो रहा था लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए, उनका आरक्षण 2030 तक 10 वर्ष और बढ़ा दिया है। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। और क्यों? क्योंकि ये 25 जनवरी 2020 को ख़त्म हो रहा था, अब खत्म होगा 25 जनवरी 2030 को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन, जिसमें जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन, उसके संदर्भ में भी है कि उनके आरक्षण को भी समाप्त किया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम आगे देखें कि जो अब तक संशोधन हुए 104 फाइनलाइज हो गए, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो संशोधन है ना वो आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट संशोधन कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वैसे पहला और एंड वाला बता दिया है, अब एक ध्यान रखिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था। ध्यान रखना 1956 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये आता रहता है और 1-2 बार आया हुआ भी है, तो इसको ध्यान रखना है। 7वां संविधान संशोधन 1956 को है, और इसके द्वारा ध्यान रखना है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के समाधान के राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लाई गई, जिसमें परिवर्तन किया गया और पूरे भारत में 14 राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों को बांट दिया गया था। उस समय 7वां संविधान संशोधन हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ पे बताया गया है 24वां संशोधन 1971, इसमें क्या व्यवस्था कर दी गई, तो कहा गया है कि इसके द्वारा ये नियम बना दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना 24वां संविधान संशोधन 1971, ये प्रश्न आता रहता है। कोई होता है ना कि भाई राष्ट्रपति का कोई प्रस्ताव है वो आ गया, तो अब क्या करता है राष्ट्रपति, उसको पुनः लौटाएगा या क्या करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर संविधान संशोधन को लेकर कोई विधेयक है
जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आ रहा है, तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देगा, यानी राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है, वह लौटा नहीं सकता, उसे साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा संविधान संशोधन विधेयक पर। तो ये 24वां संशोधन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कह दीजिए कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान व्यापक स्तर पर संशोधन हुआ था संविधान में, और इसको एक लघु संविधान भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ सकता है कि भाई भारतीय संविधान में संशोधन के आधार पे कौन सा संशोधन है जिसको हम लघु संविधान भी कह सकते हैं, तो ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 2-3 एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और जब भी हम पढ़ते हैं या जो भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये 42वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाता है। तो अब इससे संबंधित मैं आपको ये पूरा डीपली और से समझाऊंगा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976, यह संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का मूर्त रूप है, ठीक है ना, यानी स्वदेश स्वर्ण सिंह समिति का जो उसने सिफारिश की थी उस सिफारिश को मानते हुए ये संशोधन किया गया था, और ये व्यापक संविधान संशोधन है और कई कारणों से चर्चित है और विवादित भी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें, ऐसा संशोधन भी स्वीकार कर लिया गया जो सही नहीं था, और इसको फिर बाद वाले संविधान संशोधन हुए उसमें इस वाली गलती को सुधारा गया था। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि कई कारणों से चर्चित और विवादित ये संशोधन रहा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट जरूर आता है इसमें कि इसके माध्यम से कुल 53 अनुच्छेद और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। यह प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कुल कितने अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया, 53 और 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद देखें कि इसके माध्यम से संविधान का व्यापक पुनर्निरीक्षण किया गया, कई आधारभूत महत्व के उपबंधों को बदला गया। इसी कारण से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी कारण से इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन की कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जैसे बार बार आया है सबको समझना है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और संविधान में अनुच्छेद 51 का ध्यान रखना अंत स्थापित कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वदेश स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। कहाँ से लिए गए थे? रूस की संविधान से ज़्यादा प्रभावित थी, और ये 10 कर्तव्य उस समय जब 1976 में 42 संविधान संशोधन हुआ ना, तब 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है ना। और अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, तब जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो इंपॉर्टेंट एक ये प्रश्न आता रहता है कि भाई लोकसभा का कार्यकाल कभी ऐसा भी था कि 6 वर्ष किया गया था, ठीक है ना। अब कब? तो ये 42 संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और अनुच्छेद 74 को संशोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखिए निर्धारित किया गया कि यदि संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन कर सकती है, तो उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, तो इसको थोड़ा बाद में चेंज किया गया था। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के आधार पर भारत के किसी क्षेत्र के लिए आपात की उद्घोषणा कर सकता है, ये प्रावधान भी 42 संशोधन में किया गया। और 7वीं अनुसूची में क्या संशोधन किया गया? तो ध्यान रखना राज्य सूची में कुछ नए प्रविष्टियाँ, कुछ नए तत्व हैं वो प्रविष्टियाँ जोड़ी गई, और राज्य सूची की कुछ प्रविष्टियों में से समवर्ती में डाला गया, यानी कुछ ऐसे तत्व हैं जो राज्य सूची में डाले गए और कुछ महत्वपूर्ण जो विषय थे जो राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए गए 42वें संशोधन के द्वारा। अब वो कौन कौन से थे? तो ध्यान रखें यहाँ पे शिक्षा, ठीक है ना, आप ध्यान रखना है शिक्षा, नाप तोल, वन, ये जो है 3-4 जो यहाँ पे मैं बात करी, ये राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में इनको बढ़ा दिया गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 के अंतर्गत। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन की कुछ कमियां थी, उसको वापस सुधारा गया था। और न्यायाधीश के बारे में जो 42वें संविधान संशोधन में कह सकते थे बाध्यता कुछ थी न्यायालय के संदर्भ में, उसको 43वें संविधान संशोधन वापस सही कर दिया गया था। अब 44वें संविधान संशोधन को आप ध्यान रखना, सबको लगभग ये तो ध्यान ही होगा कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 44वां संविधान संशोधन। तो इसलिए बार बार सबको याद होगा, लेकिन इसमें और क्या उपबंध थे
44वां संविधान संशोधन में और क्या चीज़ें थी जो हमें याद रखनी है, तो वो यहाँ पे देखें आप और एंड तक देखना है, क्योंकि स्पेशली जो है बोनस वो आपको एंड में बताऊंगा। तो देखिए 42वें संशोधन द्वारा संविधान में किए गए व्यापक परिवर्तनों को निरस्त कर यानी उसको रद्द कर संविधान को मूल रूप में लाने का कार्य था। यानी 42वें संविधान संशोधन में बहुत हद तक परिवर्तन कर दिया गया, तो इसलिए भारतीय संविधान में संविधान को वापस मूल रूप में लाने के लिए 44वां संविधान संशोधन काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रहा है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो देखो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। यानी जो पहले ये सट्टा अधिकार था, ठीक है ना, उसको हटा दिया गया और वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। 300 क के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संशोधन के तहत। और अनुच्छेद 71 को संशोधित कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की जांच का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया। वरना ये अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय से ले लिया गया था कि भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय को भी जब गड़बड़ी मामला हो तो उच्च न्यायालय जांच नहीं करेगा, संसद के विषय में रहेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये वापस सर्वोच्च न्यायालय को उनको अधिकार दिया गया कि भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में जो विवाद है जब भी चुनाव के संदर्भ में, तो इसकी जांच और उसके बारे में विवादों की जांच करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का होगा, क्योंकि 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये अधिकार छीन लिया गया था। आगे देखें, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सके और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने का बाध्य होगा। अभी जैसे बताया था कि 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में कहा कि राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद को एक बार पुनः विचार के लिए कोई भी विधेयक है प्रस्ताव है वो भेज सकता है, लेकिन वही प्रस्ताव वापस अगर पास होकर आ जाता है विधेयक राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होगा, यानी एक बार। और वो तो सिंपल सा है, कोई साधारण विधेयक है तभी ये होता है। फिर जैसे 44वें संविधान संशोधन में बताया था कि लोकसभा और विधानसभा और राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। ये प्रश्न आता रहता है कि कब लोकसभा का कार्यकाल और कौन से संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संशोधन में इसको ठीक किया था, लेकिन ये किया गया था 6 वर्ष 42वें संविधान संशोधन। और इस तरह से ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन ने क्या किया, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के कार्यों को वापिस 5 वर्ष कर दिया गया। आगे देखें, न्यायालय को उसकी कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा छीन ली गई थी, वे शक्तियाँ वापिस है वह 44वें संविधान संशोधन द्वारा इनको दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपात उपबंध की घोषणा में कुछ परिवर्तन किए गए। कॉम्पिटिशन में ये बहुत जरूरी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कि पहले क्या था कि आपातकाल के लिए हम यूज करते थे आंतरिक अशांति, तो अब जब भी अनुच्छेद 352 धारा लगेगी तो आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द का यूज किया जाएगा, शस्त्र विद्रोह। अब अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो शस्त्र विद्रोह की जगह हम उसको नाम देते हैं शस्त्र विद्रोह, मतलब आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा वर्ड का यूज किया जाएगा, शस्त्र विद्रोह का, ठीक है। और दूसरा, आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई। यानी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा तो वो किसके आधार पे, जब मंत्रिपरिषद लिखित में क्या क्या सूचना दे दे राष्ट्रपति को, तो ये एक महत्वपूर्ण बना दिया गया यहाँ पे। और फिर ये कहा गया कि उद्घोषणा को 2 माह और सामान्य बहुमत के बजाय 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से पारित होना आवश्यक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। और जब संसद एक बार पारित कर दे तो वो जो भी आपातकाल है वो 6 महीने तक लागू रहता है। फिर है 52 अपने कह सकते हैं 52वां संविधान संशोधन है 1985 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है कि दल बदल कानून को, ठीक है ना, मान्यता दी गई। यानी जो संसद में जो दल बदल की जो रणनीति थी इसको अवैध करार करने के लिए एक कानून बना दिया गया था और दल बदल को रोकने के लिए। तो संविधान में 52 यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था और इसी के द्वारा दल बदल कानून बनाया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी ये प्रश्न आता रहता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। और इसके लिए एक स्पेशली संविधान संशोधन भी हुआ था, 52वां संविधान संशोधन। फिर देखना 61वां, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है उसके बारे में ये वीडियो पे चर्चा करूँगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंड तक देखना, क्योंकि एग्जाम में 100% आप जब भी देखोगे ना इसमें से प्रश्न मिलता है, ठीक है ना। आगे देखें
61वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1989 को। और ध्यान है ना, मतदाता की वर्तमान आयु की नहीं है, कोई भी मतदाता मत देने जाता है और तो ये उसको पता है कि भाई 18 वर्ष होते ही उसे मत देने का अधिकार है। लेकिन 1989 से पहले ये नहीं था। 1989 में व्यवस्था क्या थी? 1989 में व्यवस्था थी कि जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का होगा तभी वह मत का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसको 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष कर दी। यानी 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि अब व्यक्ति अब चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेगा अगर वह 18 वर्ष का है। तो मताधिकार की आयु है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है 69 यानी 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। किसको? दिल्ली को। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया 69वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के अंतर्गत दिल्ली में मंत्रियों की संख्या 10% निश्चित कर दी गई। फिर 73वां संविधान संशोधन सबको याद होगा, पंचायती राज से जुड़ा हुआ। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको एक रूपता उसमें लाने के लिए और उसमें सभी राज्यों के लिए बाध्यता स्थापित करने के लिए 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जिसके द्वारा पंचायती राज स्तर को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके तहत पंचायती राज संबंधित 29 विषय हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। और इस संशोधन हुआ था 92 और 93 में लागू हो गया था। अब इसको ध्यान रखेंगे। इस ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन है वह है शहरी स्थानीय निकायों से, ठीक है ना, और इसको भी संविधान में संवैधानिक तौर पर दर्जा दिया गया। और ध्यान रखना है संविधान में इसके लिए भाग 9, क्योंकि संविधान का भाग 9 है वह पंचायती राज से संबंधित है और 9 क ध्यान रखना नगरीय स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज से संबंधित और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगरीय स्थानीय स्वशासन नगर निकाय से संबंधित। ये 12वीं अनुसूची थी। तो ध्यान रखना, वापस दोहरा रहा हूँ, 73वें संविधान संशोधन में संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 12वीं। इसी तरह मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी दी गई, ठीक है। और इन दोनों के तहत जो स्थानीय स्तर की सरकार है, ठीक है ना, जैसे ग्राम स्तर की सरकार और शहरी स्तर की सरकार, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखें 86वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार के तहत यही शिक्षा का अधिकार जोड़ा दिया गया था और नीति निर्देशक तत्व में यह राज्य के लिए गाइडलाइन डिसाइड कर दी गई कि बच्चों को अधिकार दिए जाएंगे, मतलब राज्य का कर्तव्य होगा और मूल कर्तव्य अभिभावकों का कर्तव्य आप क्या है, एक ही चीज तीनों में आ गई। तो देखें संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 क यानी मूल अधिकारों में 21 क मूल अधिकारों से संबंधित है। तो 21 क में एक परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क, ध्यान रखना, ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये उनका मूल अधिकार हो गया। तो ध्यान रखना, मूल अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और ये अधिकार बच्चों को दिलाने के लिए संविधान में अधिकारों में इसको शामिल कर दिया गया अनुच्छेद 21 क में, ठीक है। और यही बात नीति निर्देशक तत्व में आ जाती है। तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख करे और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर लें शिक्षा प्रदान करने की प्रयास करे, यानी प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराने का वह पूर्णतः प्रयास करेगा राज्य के द्वारा। तो देखो, एक तो यही बात मूल अधिकार हो गई और यही जो बात है वह किसमें, अनुच्छेद 45 में राज्य के लिए दिशा निर्देश दिया गया और यही व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य में आपको पता ना कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब स्वादिष्ट संरक्षित समिति के अनुसार 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन। जब हम बात करें ना, ये 86 यानी 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 और 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें क्या बात रखी गई, उसमें कहा कि माता पिता या जिसके माता पिता नहीं है तो वो संरक्षक जो होंगे
वे सुरक्षा अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए यथासंभव शिक्षा प्राप्त करवाएंगे, मतलब शिक्षा का माहौल उनके उपलब्ध करवाएंगे या शिक्षा प्राप्त कराने में उनका सहयोग करेंगे। अब 89वां संविधान संशोधन 2003, ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों है, तो देखिए इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 क में अंत स्थापित करके अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है वह अनुच्छेद 338 क में, और इसके लिए एक संवैधानिक प्रावधान भी किया गया संशोधन के तहत 89वां। और 91वां संविधान संशोधन में क्या विशेष है, देखिए 91वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, और इसमें क्या प्रावधान किया गया, उसमें कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आता है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होने चाहिए। ये प्रश्न आया हुआ है ना, आपने अगर गौर किया है, अगर समझा है, तो मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होने चाहिए, तो इसके लिए निश्चित कर दिया गया एक अपने 91 यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये निश्चित कर दिया गया कि लोकसभा और राज्यसभा में जहाँ पर मंत्रिपरिषद होती है, तो जैसे लोकसभा में जितने सदस्य उसका 15%, और राज्यसभा यानी विधानसभा में जितने भी सदस्य उसका 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। जैसे अपने बात करें 552 सदस्य, अब 552 का 15% निकाल दीजिए, 15% जो सदस्य हैं वो सदस्य मेरे हिसाब से 60 या 70 के आसपास ऐसे कोई होंगे, तो उतने ही सदस्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। यानी मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका प्रावधान कर दिया गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अब लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, ये प्रावधान कर दिया गया। दूसरा यहाँ पे क्या रखा गया इसमें प्रावधान, किसी दल का अन्य दल में विलय तभी मान्य होगा जब उसके कम से कम 2/3 सदस्य निर्णय ले। एक दल का दूसरे दल में विलय कब होगा, जब एक ही दल जो विलय करवाना चाहता है तो उसके 2/3 सदस्य अगर सहमत हो जाए तभी वह दल गुट यानी एक तरह से दोनों मिल सकते हैं। और तीसरा यह रखा गया प्रस्ताव मतलब प्रावधान कि दल बदल करने वाला कोई भी व्यक्ति मंत्री या सर्वशासित राजनीतिक पद धारण करने योग्य नहीं रहेगा। दल बदल कर दिया है तो वो मंत्री नहीं रहेगा, क्योंकि यह जैसे ही बनाया कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था, दल बदल को लेकर कानून बनाया, इसको रोक दिया गया था। और ये नियरता तब तक बनी रहेगी जब तक सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती या वह किसी सदन के लिए निर्वासित घोषित नहीं किया जाता है। वह किसी सदन के लिए निर्वाचन में भाग नहीं लेगा और इससे पहले जो भी पहले हुआ हो तो उसको पूरी तरह से अलग रखा जाएगा, निर्वाचन में भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, 92 संविधान में 92 यानी 92वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, और उसमें भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो राजभाषाओं से संबंधित है, और इस अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन सी भाषाएं, क्योंकि ध्यान रखना 92वां संविधान संशोधन से पहले कुल कितनी राज्य भाषाएं थी, राष्ट्र में संविधान में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त थी, 18 भाषाओं को, लेकिन 92वें संविधान संशोधन 2003 के बाद 4 भाषा और शामिल कर दी गई। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22, तो जिसमें 4 कौन सी थी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, यानी टोटल मिलाकर 22 भाषा हो गई, और ये 8वीं अनुसूची में है। फिर 97वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2011 में। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ना, टाइम तो ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है। अगर आप वीडियो एंड तक समझ रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि संविधान संशोधन से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो गलत नहीं होगा। और ध्यान रखना, ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये एक PDF बना दी है मैंने इसकी, और इस PDF की आप इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए 97वां संविधान संशोधन 2011 इसमें है कि संविधान में भाग 9 का सहकारी समिति से संबंधित जोड़ा गया, और इसमें सहकारी समितियों के गठन, नियमन और विघटन से संबंधित उपबंध का वर्णन है। और नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के कौन से भाग में, 4थे भाग में वर्णित है, तो उसके अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 क में एक और जोड़ा गया कि राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक निर्णय और पेशेवर प्रबंध करने का प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया, और प्रयास करने का जो कार्य है वह निर्देश देता है। और अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकार संबंधित है, और इसमें फर्स्ट के ग उपबंध में ये व्यवस्था कर दी गई कि संघ बनाने के लिए साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार है वो दिया गया। अब देखिए भारतीय संविधान का 100 शतक वाला संविधान संशोधन कौन सा है, शतक लगा दिया भारतीय संविधान में संशोधन करते करते, जो शतकवा कौन सा है तो देखिए 2015 में हुआ था 100वां संविधान संशोधन, और इसके तहत
कुछ क्षेत्र भारत और बांग्लादेश के मध्य आदान प्रदान हुए थे। मतलब कहने का मतलब है कि भारत के द्वारा कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंप दिया गया और बांग्लादेश ने अपने कुछ क्षेत्र भारत को सौंप दिए गए, यानी क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। तो इसके संदर्भ में यह संविधान हुआ था, यानी भारतीय संविधान संशोधन 100। ठीक है, और साथ ही साथ बांग्लादेश के जो नीचे भारत में आए उनमें रहने वाले भारतीय जो थे उनको नागरिकता दी गई, क्योंकि क्षेत्र लिए गए तो नागरिकों को नागरिकता दी जानी चाहिए नागरिकों को। अब देखिए 101 यानी 104। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में 104 से पहले 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में। GSTC आपको पता है ना, तो ये वही है। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। इस अनुच्छेद के तहत इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 79 क के अनुसार GSTC काउंसिल का गठन किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से किस में संशोधन किया गया, क्योंकि GSTC एक बड़ा संविधान संशोधन था, तो उसके लिए बहुत सारे अनुच्छेद को परिवर्तित किया गया, मतलब चेंज किया गया थोड़ा बहुत। तो देखिए अनुच्छेद 248, 49, 250, 268, 270, 71, 286, 367 और 368 में संशोधन किया गया। और साथ ही साथ भारतीय संविधान की अनुसूची 6, 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया और इस तरह से GSTC को एक महत्वपूर्ण कानून का रूप दिया गया। तो GST संबंधित अनुच्छेद है वो 101वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 2016 में हुआ था। उसी तरह से 102, 3 और 4 ये संशोधन भी हुए हैं। तो नेक्स्ट जब वो वीडियो आएगा तो उसमें मैं करंट 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 102, 103 और 104वां संविधान संशोधन को पूरा विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि रिसेंटली में ऐसा पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, 104वां संविधान संशोधन वैसे भी मैंने बता दिया सबसे स्टार्टिंग वाला। अब जो मैंने कहा था कि एंड में आपको बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो भारत के संविधान संशोधन की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखेंगे इसको। और संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन राज्य विधान मंडलों द्वारा बहुमत से दिया जाता है। इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था और यह संशोधन भूमि सुधार विधियों से संबंधित है। ध्यान रखना है, एक अभी मैंने बताया था कि मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 में थोड़ा संशोधन था। दूसरा ध्यान रखना कि पहला जो संविधान संशोधन है वह भूमि सुधार विधियों से संबंधित है और इस संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। अब 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में राज्य में उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति को सीमित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, 1973 में संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि संसद एवं भारतीय संविधान किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और साथ ही साथ कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन करने की ये लिमिट है, इसको थोड़ा सीमित कर दिया गया था। और गोलकनाथ बनाम राज्य में उच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम भविष्य निर्णय के सिद्धांत को लागू किया गया था। और जो 1973 की बात कर रहा था वो केशवानंद भारती बनाम विवाद, जिसमें इसकी अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति सीकरी ने की थी। और 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों से संबंधित है और 86वां संविधान संशोधन 2002 प्राथमिक शिक्षाओं से संबंधित है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। और सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आधारभूत ढांचे में त्रिशांत प्रतिपादन किया गया। मतलब अब प्रश्न आ जाए कि भाई संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को सीमित कौन से अनुच्छेद के तहत, मतलब कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन तो एक प्रावधान था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम विवाद में कहा गया कि भारतीय संविधान के किसी भी ढांचे में संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कुछ लिमिट मात्रा में वो संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित करने का प्रावधान है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड के संविधान कठोर रूप में, जबकि भारतीय संविधान मिला जुला रूप है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में धारणा बहुत से संशोधन संभव नहीं है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अब तो ये वीडियो जो एंड होता है, तो इससे संबंधित अगर आपको कुछ और कन्फ्यूजन या कुछ हेल्प है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हर एक का रिप्लाई मैं दूंगा। और ध्यान रखना, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट आपसे दोबारा मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक को लेकर। तो तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और इसको पढ़ें समझें। और इसका जो PDF है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू, वेलकम एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग
माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।